सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो हम अपने पीवाई की सीरीज जो चला रहे हैं उसमें हम आज आप लोगों के सामने थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर लेकर आए हैं, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक मैक्सिमम एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है ना। तो आज हमारा टुडेज गोल है कि थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को कवर किया जाए। कवर्ड विथ फुल्ली एक्सप्लेन है ना। लास्ट 10 years पीवाई क्विज 2014 से लेकर के 2024 तक जितने भी पीवाई क्यू है उसको हम लोग आज डन करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कहता है ए मेटालिक वार ऑफ यंग्स मॉडुलस के बाद हम लोग पढ़े थे, याद करिएगा कि सॉलिड्स में भी हम लोग इस चीज़ को पढ़े थे। इसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ए मेटालिक बार ऑफ यंग्स मॉडुलस 0.5 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांसन दिया हुआ है, ये लेंथ दिया हुआ 1 मीटर, यानी कि बहुत सारा डाटा इसमें दिया हुआ। क्रॉस सेक्शन भी हमारा ये दिया हुआ ही है। इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये हमारा डेल्टा टी का भी मान दिया हुआ ही है। विदाउट एक्सपांसन या बेंडिंग, ना ये एक्सपांड हो रहा है ना, एक्सपांसन भी नहीं हो रहा है और ना ये बेंडिंग है ना। जैसे ये कोई रॉड है तो इसको हम हीट दे करके, ना हम इसको बेंड कर रहे हैं, ना ये जो हीट है जो एक्सपांड करके अपना लेंथ इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ना ये एक्सपांस हो रहा है ना ये बेंडिंग हो रही है। तो ये हो क्या रहा है, द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड इन द मेटालिक। कंप्रेसिव फोर्स पूछ रहा है, यानी कि इसका कंप्रेशन हो रहा है ना, कंप्रेशन हो रहा है, यानी कि ये और श्रिंक हो रहा है एक तरह से करिए, है ना। तो ये हमारा क्वेश्चंस को रफली हमने आपको समझाया। तो चलिए जितने भी डाटा इसमें दिया हुआ है उस डाटा को हम सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो गिवन डाटा हमारा क्या है, गिवन डाटा हमारा है कि सबसे पहले यंग्स मॉडुलस हमारा दिया हुआ है 0.5 × 10⁻11। ओके, इसको हम सीधा सीधी ये भी लिख सकते हैं 5 × 10⁻10। ओके, एक जीरो यहाँ से हटाए तो एक पावर उधर से भी घटाएं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए सेकंड क्या दिया हुआ है हमारा, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपांसन, यानी कि अल्फा का मान हमारा दिया हुआ है 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस, या तो इसमें लिखा हुआ है जो 10⁻⁻5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, कुछ भी लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है, समझिएगा एक चीज़। लेंथ भी हमारा दिया हुआ है वो 1 मीटर। ओके, हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे दिया है, एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया 10⁻³ यानी कि 10⁻³ हमारा मीटर स्क्वायर। इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस। ओके,
तो कहने का मतलब है चेंज इन टेम्परेचर 100 माइनस 0 तो 100, ये भी हमारा दिया हुआ है। इतना सारा डाटा हमारा ये क्वेश्चंस दिया है और इतना सारा डाटा से हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया है और हमको फाइंड आउट क्या करने का रहा है, दिस इज द कंप्रेसिव फोर्स। हमको कितना कंप्रेस्ड हो गया वो, तो उसमें कंप्रेस्ड होने में जो फोर्स लगा वही फोर्स को हमको फाइंड आउट एक्चुअली करने का रहा है कि वो फोर्स हमको बताइए। ओके, पूछ रहा है कि द कंप्रेसिव फोर्स डेवलप्ड, है ना। कहने का मतलब है कि हाउ मच फोर्स इज डेवलप्ड फॉर कंप्रेशन, है ना, फॉर कंप्रेशन। तो यही हमको एक तरह से एफ कंप्रेशन बराबर ये वाट ये हमारा क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस का सारा जानकारी हमें मिल रहा है। ये इससे हम पकड़ लिए कि कंप्रेसिव फोर्स है, इसलिए कि ना ये बेंडिंग हो रहा है ना ये एक्सपांडिंग हो रहा है ना। तो सिर्फ ये हो रहा है क्या, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, श्रिंक हो रहा है और कम रहा है ना। एक जैसे एक मेटालिक रोड लिया है, एक मेटालिक रोड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्होंने हमको बता ही दिया, ये 10⁻⁻3। एक्चुअली इधर से भी हो रहा है कंप्रेस और इधर से भी कंप्रेस हो रहा है, है ना। इधर से भी कंप्रेस हो रहा है और इधर से भी। तो यही जो फोर्स लग रहा है कंप्रेशन का वही हमको पूछ रहा है। चलिए सबसे पहले यंग्स मॉडुलस से हम स्टार्ट करते हैं। यंग्स मॉडुलस हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस बराबर क्या, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो y बराबर एफ अपॉन ए चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इससे हमारा एफ इंटू एल अपॉन डेल्टा एल इंटू ए, ये हमारा हो गया। ये जो हमारा आया उससे हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, एफ निकाल लेता हूँ, ये दिस फोर्स, ये वाला पार्ट यहाँ से हम निकाल लेते हैं। तो ये एफ पार्ट जो हम निकाल लें तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इधर तिरछा तिरछी आ जाएगा। तो यंग्स मॉडुलस इंटू ए इंटू डेल एल अपॉन एल, है ना, ये हमारा एफ बराबर आ गया। अब देखिए एफ में हमको कौन कौन सा डाटा है जो सबसे फाइंड आउट है। तो ये हमारा यंग्स मॉडुलस गिवन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारा गिवन है। तो अब हमारा ये डेल्टा एल अपॉन एल का वैल्यू हम जैसे निकाल लेंगे, उसके बाद फिर उस वैल्यू को एफ वाले इक्वेशन में हम पुट कर देंगे तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब हम प्रयास करते हैं डेल्टा एल अपॉन एल यानी कि चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ का हमको ये निकालना है। तो अब नाउ फ्रॉम थर्मल एक्सपांसन से हम लोग पढ़े हैं, है ना, थर्मल एक्सपांसन से हम लोग क्या पढ़े हैं, डेल्टा एल अपॉन एल टू डेल्टा टी चेंज इन लेंथ, है ना, चेंज इन लेंथ ये अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारा हो गया। तो यहाँ से हम इस वाले वैल्यू को, ये वाले वैल्यू को निकाल लेता हूँ। तो डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू डेल्टा टी,
ये हमारा इसका वैल्यू आ गया, इसका हमें ये वैल्यू आ गया। चलिए अब ये जो वैल्यू है डेल्टा एल अपॉन एल, ये वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो चलिए नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ऐड कर देता हूँ पेज। चलो अब इस वैल्यू को ए बराबर में पुट कर दो सीधा, ए बराबर बाई इंटू ए डेल्टा एल अपॉन एल के जगह पर अल्फ़ा इंटू डी टी मैं कर देता हूँ, है ना। अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, डी टी नहीं, डेल्टा चेंज इन टेम्परेचर। अब इस वैल्यू को अब बिल्कुल वैल्यू रख दीजिए। तो यंग्स मॉडुलस का क्या वैल्यू था, 5 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू एरिया हमारा कितना था 10 टू द पावर -3 इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान हमारा कितना दिया हुए 10 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5, है ना। अब डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हम कितना निकाल लिए थे, ये 100 डिग्री सेल्सियस, तो 100। ओके बस अब कुछ नहीं कैलकुलेशन करना। ए बराबर 5 इंटू ये 10 है, ये -3 तो 7 हो जाएगा। 7 में से -5 घटा देंगे तो 2 और ये 2 इसका तो 4 हो जाएगा। तो 5 इंटू 10 टू द पावर 4 सीधे, है ना, सीधा होगा 5 इंटू 10 टू द पावर 4। अब आंसर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 में है, तो 3 में दे रहा है आंसर, तो हम एक इधर 5 को 50 कर देता हूँ और इधर 3 कर देता हूँ, हो गया इतना ही न्यूटन, यानी 5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर 5 इंटू 10 50 इंटू 10 टू द पावर 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो गया। चलिए पहला क्वेश्चन को हमने डील कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन चलिए इसका सॉल्यूशन मैं करता हूँ। कह रहा है द एनर्जी दैट will be ideally radiated by a 100 किलोवाट ट्रांसमिट इन 1 आवर, 1 घंटा में कितना, है ना। तो ये सीधा सा है, हम जानते हैं कि पावर हम क्या जानते हैं, E/T, इसीलिए हमको एनर्जी पूछ रहा है। तो एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, पावर यानी P इंटू टाइम, है ना। तो पावर हमारा, इस वैल्यू को पावर हमारा कितना 100 किलोवाट, तो 100 किलो यानी कि 10 टू द पावर 3 इंटू टाइम 60 मिनट में, आगे आवर को आगे 60 से हम जब मल्टीप्लाई किए तो वो मिनट में, और सेकंड 60 से हम कर दिए तो सेकंड में। तो ये हमारा फाइनली ई बराबर आ गया 6 इंटू 6 36 इंटू 10 टू द पावर 3 पावर यहाँ पे 2, यहाँ पे 5 और दूसरा 10 टू द पावर 7 जूल। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, है ना। ऑप्शन में अच्छा ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था क्या, चलो पहला ही ऑप्शन ये हम लिख देते हैं 10 टू द पावर 5 जूल, बी ऑप्शन 10 टू द पावर 7 जूल, सी 10 टू द पावर 2, डी 10 टू द पावर 7। तो हमारा 10 टू द पावर 2 जगह 7 लिख दे क्या, 10 टू द पावर हमारा इसमें लिख दो 9,
तो हमारा आंसर 10⁻7 है। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर, है ना। हीट राइज करने के लिए, हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितना हीट क्या रिक्वायर्ड होगा ऑफ टू सॉलिड कॉपर स्फीयर। दोनों है जो सॉलिड का ही है, दोनों स्फीयर है जो सॉलिड का ही है। तो हमारा मटेरियल तो सेम ही हुआ, ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, रेडियस लेकिन डिफरेंट है। ये लिख रहा है कि R1 बराबर 1.5 R2, है ना। तो R1 अपॉन R2 के रेशियो कितना आ गया 1.5। चलिए ये भी हमने अपना मसाला बना लिया, इसको हम जब भी काम आएगा तो लिखूँगा। क्वेश्चन को सबसे पहले डील करने के बारे में सोचिए। क्वेश्चन से जितना चीज़ हमको आसानी से निकल रहा है बिना निकाले हुए सिर्फ पढ़ने से, उसको आप कैच करिए और आप लिखिए। उसके बाद थ्रू 1 kR इन द रेशियो, है ना। अब चलते हैं। पूछ रहा है कि हमारा द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज इन टेम्परेचर, है ना। कहने का मतलब है कि कितना हीट जो रिक्वायर्ड होगा टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए। कहने का मतलब हीट रिक्वायर्ड, ये दोनों को हीट रिक्वायर्ड कितना होगा, यही हमको पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दैट किसी भी बॉडी को अगर हीट दोगे, है ना, किसी अगर बॉडी को अगर आप हीट दोगे तो उसको टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना, चेंज इन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए दैट इज द डेल्टा क्यू बराबर होता है, हमने पढ़ा है MS डेल्टा T, है ना, MS डेल्टा T। ये हमारा फार्मूला हो गया। किसी भी बॉडी को हीट देंगे टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ये हमारा फार्मूला हो गया। ओके, यहाँ एक कंडीशन है कि हमारा लिख लेते हैं R1 अपॉन R2 बराबर कितना 1.5 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ हमारा रेडियस दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले मास से हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, अब वॉल्यूम से फिर हम रेडियस में उसको ले आएंगे, है ना। तो चलिए यही हमारा स्टेप फॉलो होगा, स्टेप फॉलोज। क्या हम फॉलो करेंगे इसमें स्टेप कि सबसे पहले लिख देता हूँ, मास से हम कर लेंगे वॉल्यूम, अब वॉल्यूम से फिर हम कन्वर्ट लेंगे सारे चीज़ को रेडियस के फॉर्म में, है ना। यही हमारा इसमें मेन फंडा है। चलिए इसको हम करते हैं। तो हम जानते हैं कि A कैसे होगा, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास बाई वॉल्यूम। तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं मास, तो मास बराबर रो इंटू वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम को हम अब रेडियस के फॉर्म में करना है, तो ये वॉल्यूम को हम क्या लिख लें, 4/3 पाई R³ इंटू ये जो रो है, ये रो को लिख लें। ये हमारा कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। जहाँ भी अब ज़रूरत पड़ेगा इस चीज़ को हम यूज करेंगे, है ना। यानी कि मास का वैल्यू हमको ये रेडियस के फॉर्म में ये आ गया, रो इंटू 4/3 पाई R³। अब चलते हैं,
फिर वहीं पे आते हैं कि डेल्टा क्यू बराबर एम एस डेल्टा टी। ओके, तो डेल्टा क्यू वन बराबर क्या आ गया फर्स्ट के लिए 4/3 पाई R1 का क्यूब इंटू डेल्टा टी 4/3 पाई R1 का क्यूब। स्पेसिफिक हीट हमारा क्या है रो। अब डेल्टा टी लिख देते हैं। अब फिर Q2 के लिए कितना हो गया 4/3 R2 क्यूब रो इंटू डेल्टा टी। तो ये हमारा यहाँ से क्या आ गया, दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, दोनों को हम यहीं कर देता हूँ ना डिवाइड, यहीं कर देता हूँ, यहीं कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ये डिवाइड हो गया तो ये 4/3 से 4/3 कैंसिल, यहाँ भी पाई है ना, यहाँ भी पाई है। इस पाई से ये पाई ख़त्म, रो से रो ख़त्म, डेल्टा टी से डेल्टा टी ख़त्म। तो हमारा डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 बराबर आ गया R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, है ना। इस पे भी क्यू पावर, इस पे भी क्यू पावर, इसीलिए हमने ऐसे लिख दिया। चलिए अब सिर्फ वैल्यू को पुट करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो हमारा डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 बराबर R1 अपॉन R2 का होल क्यूब, है ना। R1 अपॉन R2 का हमारा मान कितना था 1.5। ओके, तो 1.5 को हम 3/2 लिख सकते हैं क्या, 3/2 ना। 1.5 का चलिए क्यू कर देता हूँ, इसको 15/10 तो लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए काटता हूँ 5 से 2, 5 से 3, यानी कि डेल्टा Q1 अपॉन डेल्टा Q2 बराबर हमारा क्या आ गया 3/2 का होल क्यूब। तो 3 का क्यू हमारा 3 × 3 × 3 अपॉन 2 × 2 × 2, यानी कि 3 3 9 होती है 27/8। ये हमारा इसका वैल्यू आ गया। चलिए ठीक, इसका हमारा 27/8 हमारा वैल्यू आ गया, यही हमारा फाइंड करना था। ठीक, तो हमारा आंसर 27/8 आ गया, 27/8 ऑप्शन नंबर ऑप्शन 4 हमारा ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉपर रोड ऑफ 88 सेंटीमीटर एंड एन एल्युमिनियम रोड ऑफ अननोन लेंथ हैव एन इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ इंडिपेंडेंट ऑफ एन। लेंथ को हम जितना भी बढ़ाएं लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। इंक्रीज इन देयर लेंथ, लेंथ में हम इंक्रीमेंट करेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, लेकिन टेम्परेचर में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। तो दिस इज द फंडामेंटल पॉइंट, है ना। तो ये हमारा यहाँ पे कैच पॉइंट है। इसमें क्या क्या चीज़ गिवन है, तो ए कॉपर रोड ऑफ 88 सेंटीमीटर, एल्युमिनियम रोड ऑफ अननोन लेंथ। एल्युमिनियम का कितना लेंथ है एल्युमिनियम रोड का वो हमको नहीं दिया है, लेकिन कॉपर रोड का जो लेंथ है वो दे दिया है 88 सेंटीमीटर। तो गिवन जो थिंग्स है उसको हम लिख लेता हूँ। तो लेंथ ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ एल्युमिनियम हमारा अननोन है ना, अननोन लिखा
लिखा, नहीं जानते हैं। चलिए, नहीं जानते, अननोन। एक कंडीशन लिखा हुआ है, कंडीशन है इसमें, एक कंडीशन लिखा हुआ क्या है कि देयर इंक्रीज इन लेंथ, देयर इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज, देयर इंक्रीज in length, increase in length, हाँ, increase in length है, increase in length independent of increase in temperature, but इसका नीब का क्या हो गया यार, but इंडिपेंडेंट, लेकिन टेम्परेचर के चेंज से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये सब एक एक जो वर्ड है ना, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्ड है, इसका कहने का मतलब है कि दोनों रोड के लेंथ में इंक्रीमेंट सेम हो, ठीक, सेम हो, चाहे कितना भी टेम्परेचर को हम बढ़ा लें, इंडिपेंडेंट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर है इसका एक मतलब। और हम बोल सकते हैं उसी दूसरे भाषा में कि हम लेंथ को कितना ही बढ़ाएं, लेकिन टेम्परेचर से हमको कोई लेन देन नहीं है ना। दूसरे शब्दों में हम क्या कह रहे हैं कि टेम्परेचर कितना भी बढ़ा ले, लेकिन दोनों रोड के लेंथ में इंक्रीमेंट सेम हो। बस कहने का तरीका दो भाषा में है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। अब एक्चुअली हमारा पूछ रहा है लेंथ ऑफ एल्युमिनियम। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हम देख लेते हैं कि लेंथ, दोनों का लेंथ तो सेम होना चाहिए, लिख दिया है, हैव एन इक्वल इंक्रीज इन देयर लेंथ। तो हम डेल्टा एल कॉपर बराबर कर देंगे डेल्टा एल एल्युमिनियम के, है ना, डेल्टा एल एल्युमिनियम के कर देंगे बराबर। चलो, डेल्टा एल एल्युमिनियम के हम बराबर कर देंगे। एक फार्मूला हम जानते हैं, ये जानते होंगे आप कि इसको ऐसे कर दूंगा, दो भागों में डिवाइड। एल बराबर होता है एल नॉट, यानी कि इनिशियल एक तरह से है ये लेंथ, इसी को 0 हम लिखें या वो पढ़िए, और 1 प्लस अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। ये हमारा जिस समय आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे तो उसमें ये भी फार्मूला रेजिस्टेंस पर भी होता है ना, आर बराबर आर नॉट 1 प्लस अल्फ़ा, ये वाला टी माइनस टी नॉट, उस पर भी होता है। तो खैर छोड़िए, ये कोई न्यू फार्मूला नहीं है, बस उसी वही फार्मूला है। तो अब हम यहाँ से एल, हम यहाँ से हमको निकालना है ये लेंथ ऑफ एल्युमिनियम। तो जब न तब हम लेंथ ऑफ एल्युमिनियम की ही बात यहाँ पे करेंगे, है ना। तो एल बराबर एल नॉट प्लस, इसी यहीं से हम लिख रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई सिर्फ करना है, एल नॉट हम कर दिए, उसके बाद सेकंड में करेंगे एल नॉट इंटू अल्फ़ा डेल्टा टी, से कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। इसी से हम लिख रहे हैं एल नॉट अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। कहने का मतलब क्या है इसमें, देखिए, इसमें एल नॉट तो ये पहले से था ही, ये तो हमको पहले से था ही,
लेकिन ये वाला डेल्टा एल नॉट लेंथ में कौन सा चेंज हुआ है, ये वाला एल नॉट, ये डेल्टा, ये वाला पार्ट हमको बढ़ा है ना, दिस पार्ट इज इंक्रीमेंट हमको हुआ है और कुछ नहीं। तो हमारा एल नॉट तो पहले से ही था, ये जो हमारा इंक्रीमेंट वाला पार्ट है तो एल नॉट प्लस डेल्टा एल नॉट, यही हमारा इंक्रीमेंट हो गया है। कब, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो, है ना। तो यहाँ पे लिख दूँ क्या, आफ्टर इंक्रीज टेम्परेचर, है ना, हमारा ये एल का मान हो गया है और विशेष कुछ है नहीं। ये हमारा तो पहले से ही था, बिफोर वैल्यू पहले से ही था, और जब हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो हमारा ये हो गया, बस और कुछ नहीं। इसमें मेन कैच यही है, बस इसी को आप मेन रूप से देख लें। उसके बाद अब है क्या कि अब हम उस फार्मूले में लगा देता हूँ। नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ ना यार एक, चलिए। लेंथ ऑफ कॉपर इंटू अल्फा एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, है ना। तो एल कॉपर का, अल्फा कॉपर का इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल्स टू, दोनों को इक्वल है, क्वेश्चन में भी कहा है। लेंथ एल्युमिनियम का, अल्फा एल्युमिनियम का इंटू चेंज इन टेम्परेचर। ये डेल्टा टी से डेल्टा टी को चेंज इन टेम्परेचर को चेंज इन टेम्परेचर से काट दे, क्योंकि वो बोला है कि टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं। तो यही वजह से हम दोनों को कैंसिल। अब यहाँ से इस पार्ट को हम निकाल लेते हैं, है ना। तो इस पार्ट को यहाँ से उठा के सीधे यहाँ कर लो। लेंथ ऑफ एल्युमिनियम बराबर हमारा क्या हो गया, लेंथ ऑफ कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर, है ना, अपॉन अल्फा ऑफ एल्युमिनियम, ये हमारा आ गया। अब इसमें इस वैल्यू को पुट कर दिया जाए, इस वैल्यू को पुट कर दिया जाए तो लेंथ ऑफ कॉपर हमारा कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर। 88 इंटू ये हमारा कॉपर का कितना दिया हुआ है, ये 1.7 गुने 10⁻⁵, तो 1.7 इंटू 10⁻⁵ माइनस हम 5 अपॉन एल्युमिनियम का हमारा कितना दिया हुआ है, 2.2 गुने 10⁻⁵, 2.2 गुने 10⁻⁵। इसमें अब कैलकुलेशन है बचा, ये से ये सीधा वैल्यू से कट गया, ये 22 से 40 बार अगर हम करेंगे तो ये 88 कट जाएगा, है ना। तो अब बचा लेंथ ऑफ एल्युमिनियम 40 इंटू 1.7, तो हमारा 68 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ एल्युमिनियम का वैल्यू आ गया, है ना। चलिए, ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना में, 68 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट है, ये हमारा ऑप्शन फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 रोड है ए एंड बी, 2 रोड है, जैसा कि फिगर में भी बताया गया है कि 2 रोड है ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैविंग द सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का सेम है, आर वेल्डेड टुगेदर, दोनों को एक साथ बिल्डिंग करके जोड़ दिया गया, वेल्डेड जोड़ दिया गया, है ना।
their thermal conductivity is K1 and K2. The thermal conductivity of the composite rod will be, बस दो गो रोड ले लिया, एक रोड ये, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ L है ना, एक रोड और ले लिया, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिस एंड दिस, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1, कंडक्टिविटी K1, K2 और K2 है ना। ये दोनों क्या है हमारा, पैरेलल कनेक्शन देखने से पता चल रहा है। तो कनेक्शन हमारा क्या है, पैरेलल कनेक्शन, हमारा पैरेलल कनेक्शन है। चलिए इसको मैं कर लेता हूँ। तो पैरेलल कनेक्शन में है तो K बराबर हमारा क्या होगा, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन K1 प्लस K2। सिंपल एंड बेसिक फार्मूला है, इसको बहुत ज़्यादा हम खींचने की कोशिश नहीं करता हूँ। ओके, तो सीधा और A1 A2 फिर बोला है कि एरिया वेल्डेड टुगेदर, दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो A1 A2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, A1 बराबर A2 बराबर हमारा A के बराबर हो जाएगा, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, K1A प्लस K2B, ए बी ऐसे लिखा है ना, अपॉन A1 प्लस A2 A1 प्लस A2 लिख दिया है ना। तो हमारा और ये हमारा A1 बराबर A2 बराबर A है, तो हमारा K1 बराबर क्या हो जाएगा, K1A प्लस K2A, दोनों अपॉन ए, दोनों हो जाएगा A के बराबर। ओके, इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ, चूँकि A1 बराबर A2 बराबर A है ना। चलिए इसको अब सॉल्व कर लेता हूँ। तो हमारा K बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से A कॉमन ले लेता हूँ, A, तो K1 प्लस K2 अपॉन 2A, A से A कैंसिल, हमारा K बराबर क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2 अपॉन 2। दिस इज माई फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर K1 प्लस K2 अपॉन 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन ऑफ ब्रास, एक ब्रास है एंड एक स्टील रोड, दो गो रोड है, एक ब्रास का और एक स्टील रोड है, दोनों का दिया हुआ है एक्सपांशन α1 α2। लेंथ ऑफ ब्रास एंड स्टील रोड्स आर, लेंथ दोनों का L1 L2 दिया है रेस्पेक्टिवली। इफ L2 माइनस L1 इज मेंटेन, दोनों यानी कि चेंज इन लेंथ L2 माइनस L1 लिख रहा है, इसका मतलब चेंज इन लेंथ ये मेंटेन रहना चाहिए। मेंटेन द सेम एट ऑल टेम्परेचर पर, टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, फिर वही वाला बात जो पीछे कुछ ना कुछ मिलता जुलता है, यहाँ पे बात है कि सेम एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर लो, लेकिन ये जो चेंज इन हमारा लेंथ है वो मेंटेन रहना चाहिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन होल्ड्स गुड, तो इसमें से बताइए कि कौन सा रिलेशन इसको सही से रिलेट कर रहा है। ओके, तो हमारा यहाँ पे दो गो लेंथ हो गया, तो L1
लेंथ के लिए हमारा हम जानते ही हैं कि एल इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, है ना, ये तो होता ही है। तो यहाँ से चलना स्टार्ट कर देता हूँ। L1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 1 इंटू डेल्टा टी। चलिए L1 अल्फ़ा 1 इंटू डेल्टा टी। एक यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा लेता हूँ। L1 प्लस L1 इंटू अल्फ़ा L1 प्लस L1 अल्फ़ा 1 डेल्टा टी। इसको हम इक्वेशन सपोज फर्स्ट मान लेता हूँ। उसी प्रकार से 2 के लिए L2 डैश L2 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा 2 डेल्टा टी। तो इसमें हमारा क्या होगा, इसको भी एक्सपेंड करके लिख लेता हूँ कि L2 प्लस L2 अल्फ़ा 2 इंटू डेल्टा टी। इसको हम इक्वेशन क्या मान लो, 2। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेता हूँ। अब नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट वी गेट क्या होता है, दोनों को हम ध्यान पूर्वक से L2 डैश माइनस L1 डैश इक्वल्स टू L2 माइनस L1 प्लस L2 अल्फ़ा 2 माइनस L1 अल्फ़ा 1। इसको हमने सिंप्लीफाई तरीके से पूरे दोनों इक्वेशन को घटाने पे उसको लिख लिया हूँ, है ना। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को बीच में हमने सब्ट्रैक्ट किया। अब कहता है अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है कि जैसा कि L2 माइनस L1 ये जो हमारा है, L2 माइनस L1 जो हमारा क्या रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए एट एनी टेम्परेचर्स। इस कंडीशंस को अब हम लूँगा, ओके। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस L2 डैश माइनस L1 डैश मेंटेन रहना चाहिए L2 माइनस L1 है ना, किसी भी टेम्परेचर पे, है ना। देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L2 अल्फ़ा 2 माइनस L1 अल्फ़ा 1 बराबर 0, है ना। ये होना ही चाहिए, ये मस्ट भी, ये होना ही चाहिए हमको, क्योंकि L2 माइनस L1 का, चूँकि L2 माइनस L1 का डिफरेंस नहीं बदलना है, डिफरेंस नॉट चेंज, नहीं बदलना है, नहीं बदलना है ना। सो हम सीधे क्या लिख देंगे, सो हमारा आंसर हो जाएगा L1 अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू L2 अल्फ़ा 2। यहाँ से दोनों अलग हो जाएगा ना, ये माइनस है तो बराबर। सो एक तरह से हमको ये आंसर प्रूव भी कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर L1 अल्फ़ा 1 बराबर L2 अल्फ़ा 2। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, टू आइडेंटिकल बॉडीज है आर मेड अप ऑफ ए मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी increases with temperature. One of these is at 100 degrees Celsius,
while अदर दूसरा जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस है। इफ टू बॉडीज आर ब्रॉट इनटू कांटेक्ट, अब कहता है दूसरा सिचुएशन में कि दोनों बॉडीज को, है ना, एक साथ लाएंगे, देन एज्यूमिंग टू हीट नो हीट लॉस, और ऐसा कह रहा है कि हम समझेंगे दोनों जब हम कांटेक्ट में लाएंगे तो किसी प्रकार का कोई हीट लॉस नहीं हुआ है। तो द फाइनल कॉमन टेम्परेचर हमको पूछ रहा है। जैसे मान लिया जाए ये ए कोई बॉडी है, ये बी कोई बॉडी है ना। इसका है जो 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसका 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इसका मान लिया मास सेम है, इसका भी मास सेम है। अब ये दोनों को कांटेक्ट में लाया है ना, ये दोनों को कांटेक्ट में लाया और ये जोड़ दिया, ये इसको और ये इसको, ये दोनों को कांटेक्ट में लाया और जोड़ दिया, है ना। दोनों को कांटेक्ट में लाया और जोड़ दिया तो इसमें जो 100 डिग्री सेल्सियस वाला ही होगा, 100 डिग्री सेल्सियस वाला ये टेम्परेचर इसमें जाएगा। ये अपना टेम्परेचर कहने का मतलब है ये 0 डिग्री सेल्सियस जो पहले से था उसको देना स्टार्ट कर देगा ये, है ना। कहने का मतलब है कि ये टेम्परेचर डोनेट कर रही है एक तरह से, है ना, और ये टेम्परेचर को रिसीव कर रहा है। ये वाली कंडीशन आ गया। तो ये दोनों, ये जब कंडीशन है तो हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगा देंगे। हीट लॉस्ट कितना किया है और कौन किया है उसके बराबर हम कर देंगे हीट गेन के। तो हम यहाँ लगा देता हूँ प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री का थ्योरम लगा देता हूँ। ओके, इसमें होता है कि हीट लॉस, तो जिसका टेम्परेचर इसका पहले से ज़्यादा था तो ये तो लॉस से करेगा, और इसका कम था तो ये गेन करेगा, है ना, ये वाला, क्योंकि इधर से इधर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है। तो हीट लॉस्ट को हम बराबर कर देंगे हीट गेन के, है ना। तो चलिए हम जानते ही हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होता है। हीट कैपेसिटी हमारा क्या होता है, हीट कैपेसिटी यानी कि एच बराबर हमारा क्या होता है, m/s, है ना। ये चलिए हीट कैपेसिटी हमारा m/s इंटू डेल्टा टी। तो हमारा दोनों के लिए हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट के लिए होगा हमारा m/s1 इंटू डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर हमारा क्या होगा, सबसे पहले टी कोई कॉमन पॉइंट हमारा टी था, है ना। द फाइनल कॉमन टेम्परेचर इज, तो हमारा कॉमन पॉइंट सपोज टी था और 100 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 100 माइनस टी, कॉमन पॉइंट हमने टी मान लिया और दिए कि इसको सेकेंड वाले को, इसको दिए तो m/2, तो टी टेम्परेचर था पहले से कितना था, 0 था। इसका पहले से था 100 फर्स्ट वाले का, और इसका पहले से था 0। तो यही अब हम लगा लेता हूँ, यही हमारा मेन यहाँ से एक तरह से पार्ट हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो हमारा क्या हो गया, m/s1 अपॉन, यहाँ से ms अपॉन ms2, इसका वैल्यू हमारा कितना आ गया, t/100 माइनस टी।
तो यही MS1 यही तो हमारा हीट कैपेसिटी है। MS1 यही हमारा हीट कैपेसिटी है। MS1 हीट कैपेसिटी फर्स्ट अपॉन MS2 हीट कैपेसिटी ऑफ सेकेंड, है ना। तो हमारा ये क्या हो जाएगा कि MS1 अपॉन MS2 बराबर T अपॉन 100 माइनस T इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ग्रेटर देन 1 हो जाएगा क्योंकि पहले वाले बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है। पहले वाले बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है ना। पहले वाले बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा। पहले वाला बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हीट कैपेसिटी भी ज़्यादा होगा। इसीलिए दिस टर्म को हम पकड़ लेंगे तो T अपॉन 100 माइनस T इज ग्रेटर देन 1। तो 100 माइनस T बराबर T इज ग्रेटर देन 1। तो 100 बराबर 2T इज ग्रेटर देन 1 साथ में चलेगा ही चलेगा। तो T बराबर 50 इज ग्रेटर देन 1, यानी कि 50 से ज़्यादा वाला ऑप्शन हमारा आएगा। ग्रेटर देन को नहीं छोड़ना है तो 50 मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा ऑप्शन सेकेंड मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इज हमारा करेक्ट आंसर। ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। ए पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम ए हाइट h so that it melts completely. one quarter यानी 1/4 भाग। अब अगर परसेंटेज में बोले तो 25%, ऐसे इसका मतलब हुआ। ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इज एब्जॉर्ब बाई आइस, द वैल्यू ऑफ एच इज। अच्छा आंसर में हम इसका सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे। सपोज मान लिया जाए कि ये आइस है ना, ये आइस है, यहाँ से ये गिरती है। सपोज ये आइस है, यहाँ से ये गिर जाती है। इसका हाइट भी इन्होंने दे दिया है, कितना एच हाइट दिया है। एच हाइट यहाँ पे दे दिया है, हाइट हमारा एच दे दिया है। मास हमारा एम, मास मान लिया जाए एम है। तो इसमें हीट तो रियल में प्रोड्यूस होगा ही जब ये नीचे गिरेगा। जब ये आइस जब आइस नीचे गिरेगा तो इसमें नीचे जब गिरेगा, ये फॉल जब नीचे होगा तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, इसके कारण हीट उत्पन्न हो जाएगा, है ना। तो जितना ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से जितना हीट प्रोड्यूस्ड होगा उसका मात्र 1/4 पार्ट यानी कि 25% ही हीट एब्जॉर्ब वो किया बर्फ, और वो क्या हो गया, पानी में बदल गया, है ना। द हीट प्रोड्यूस एब्जॉर्ब बाय द आइस, द पीस ऑफ आइस फॉल्स फ्रॉम हाइट एज सो इट मेल्ट्स कम्प्लीटली, यानी मेल्ट्स कंप्लीट रूप से मेल्ट हो गया, यानी पानी बन गया। इसी को मैंने बोला ओनली 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस, है ना। इज जितना हीट प्रोड्यूस्ड हो रहा है 1/4, यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/4 ऑफ द हीट प्रोड्यूस, 1/4 ऑफ हीट प्रोड्यूस, जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है उसका मात्र 1/4 पार्ट ही उन्होंने लिया, एब्जॉर्ब किया, और वह
मेल्ट हो गया, तब वैल्यू ऑफ एज हमको बताइए, है ना। तो ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमको बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि हम एम जी एच का मात्र 1/4 पार्ट ही हम लिए जितना हीट प्रोड्यूस हुआ हमको। तो डेल्टा क्यू हमको हीट प्रोड्यूस हुआ और एम जी एच हमको पोटेंशियल एनर्जी लगा, उसका मात्र 1/4 पार्ट लिया। अब इसमें भी अब आप जानते हैं कि बर्फ़ पिघल रहा है, यानी कि स्टेट चेंज हो रहा है ना। पहले बर्फ़ एक तरह से हम सॉलिड के फॉर्म में हम बोल सकते हैं, उसको हम लिक्विड में बदला है। तो यहाँ पे फेज चेंज या स्टेट चेंज आप कह सकते हैं। तो जब स्टेट चेंज होता है ना, तो हमारा फार्मूला लगता है डेल्टा क्यू बराबर एम इंटू एल। अब डेल्टा क्यू हमारा क्या हो गया 1/4 mgh बराबर एम इंटू एल। एम से एम हमारा कैंसिल कर दें, इसलिए एच हमारा यहाँ से ले लें तो 4l अपॉन जी। वैल्यू को रख दें, वैल्यू को 4l अपॉन जी, तो हमारा एच बराबर 4 इंटू एल 3.4 लेटेंट हीट हमारा आइस का कितना दिया हुआ है 3.4 इंटू 10⁵ अपॉन जी का वैल्यू हम 10 यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, तो चलिए एच बराबर हमारा हो गया 4 इंटू 3.4 इंटू 10⁵ अपॉन 10। तो एच बराबर हमारा वैल्यू हो गया इस 10 को, इस 10 से हम क्या किए कि एक यहाँ इसको उड़ा दिए, तो यहाँ पे अब 4 बच गया। अब यहाँ पे 4 बच गया और इससे भी अगर हम उड़ा दिए तो यहाँ पे अब 3 बच जाएगा, देखिए ध्यान से, है ना। और फिर उसके बाद हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 34 इंटू 4 हमारा हो जाएगा इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो हमारा 34 इंटू 4 तो 4 चौके 16 और 1 12 1 13 136, और इसका मतलब किलोमीटर। अगर ऊंचाई की बात, हाइट की बात है तो किलोमीटर में हमारा 136 है ना, 136 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। 136 किलोमीटर हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ ग्लिसरीन इज 5 इंटू 10⁻⁻4 केल्विन इनवर्स। ये दिया हुआ है हमारा वॉल्यूम का एक्सपांसन, यानी कि गामा का इस तरह से वैल्यू हमको दिया हुआ है। द फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी कहने का मतलब ये चेंज इन डेंसिटी अपॉन ओरिजिनल डेंसिटी, दिस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डेंसिटी। यानी कि पहले जो था, जो टेम्परेचर टी के कारण क्या चेंज हुआ, जो ये वाला, यही हमको मेन निकालने कह रहा है। तो चलिए इसको हम इंडिकेशन के रूप में लिख लिए। ये हमारा हुआ फ्रैक्शनल चेंज इन डेंसिटी, इसके लिए हमने लिख दिया। हमारा ये तो ओरिजिनल डेंसिटी में हुआ, प्रीवियस जो हमारी ओरिजिनल है। ये जो डेंसिटी हुआ, डेंसिटी एट टेम्परेचर टी,
है ना, यानी कि ये टेम्परेचर वाली डेंसिटी हुई है ना, सीधा लिख लो, कोई गड़बड़ी नहीं है। और हम ये जानते हैं एक कैलकुलेशन डेरिवेशन से कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो डेंसिटी हमारा क्या होगा, डेंसिटी हमारा डिक्रीज होगा, है कि नहीं। तो we know that कि रो टी बराबर रो नॉट 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि हमारा गामा का वैल्यू दिया हुआ है। तो टेम्परेचर एट रो बराबर रो नॉट माइनस रो नॉट गामा इंटू डेल्टा टी। इसको हम एक्सपेंड किए, इससे गुना, इससे गुना, और कुछ नहीं, है ना। तो अब देखिए, ये हमको लाना है किसी तरह इस डेरिवेशन से, है ना। तो आ जाएगा इसलिए रो नॉट, इसको आगे हम एक जगह कर लेते हैं, रो नॉट गामा इंटू डेल्टा टी, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा रो नॉट माइनस रो टी के बराबर। ओके, चलिए इतना हमारा तो काम हो गया। यहाँ से अब इसको अगर हम नीचे यहाँ पे कर दें तो ये वाला वैल्यू हमको आ जाएगा, और हमको यही लाना भी है। तो हम क्या करते हैं, इसको करता हूँ कि गामा इंटू डेल्टा टी को इधर ही रहने देते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और ये इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूँ नीचे रो नॉट को, और यही हमारा अब मैच कर गया। और यही तो हमें फाइंड आउट करना है बाबू, है ना, इसी की तो हमें खोज थी बाबू। तो अब हम इसको सीधा लिख देते हैं वैल्यू को। तो हमारा y का वैल्यू हमारा क्या दिया हुआ गया है, 5 इंटू 10 टू द पावर -4। तो हम क्या लिख लेंगे, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू डेल्टा टी हमारा कितना था, राइज इन टेम्परेचर यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस। तो 40 हम यहाँ पे लिख लेता हूँ बराबर ये वाला वैल्यू रो नॉट रो टी अपॉन ये, यही तो हमको फाइंड करना है। तो हमारा ये आ जाएगा 40 और 5, इसको आगे दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 200 आ गया इंटू 10 टू द पावर -4 बराबर ये वाला वैल्यू रो नॉट अपॉन रो टी अपॉन रो नॉट। अब आंसर हमको ये दशमलव में दिया हुआ है, तो इसको हम 4 शून्य से पीछे 2 गो तो ये ऑलरेडी है ही, या 2 गो और पीछे कर दो, तो यानी कि 0.012 2 गो कर दो, उसके बाद 2 0 1 2 3 4 0 2 0, हमारा ये हो गया आंसर। इतना बराबर रो नॉट अपॉन रो टी अपॉन रो नॉट, यही हमारा हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 2।
ऑप्शन नंबर 2 हमारा ऑप्शन हो गया आंसर। अब है द टू एंड्स ऑफ ए मेटल रोड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस एंड 110 डिग्री सेल्सियस। द रेट ऑफ हीट फ्लो इन द रोड इज फाउंड टू बी। टू एंड्स ऑफ ए मेटल रोड आर मेंटेन्ड एट टेम्परेचर, है ना। टू एंड्स, एक रोड है जिसका टू एंड्स है। सही बात है कि टू एंड्स उसका होगा ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस ओके। वन साइड में 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेंथ इसका एल हमने मान लिया, और यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी हमारा दिया हुआ ही है। ये केस कंडक्शन का है ना, कंडक्शन मेटल कंडक्शन का केस है, क्योंकि ये कंडक्टर है, मेटल है तो कंडक्टर है, कंडक्टर है तो केस इज कंडक्शन। ऐसे करके हम रिलेशन निकालते हैं। वैसे भी हीट ट्रांसफ़र हो रहा है पहले 110 से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि तो कंडक्शन ही हो रहा है हमको। के कंडक्टिविटी है, तो चलिए अब हम कर लेंगे। पूछ रहा है कि द रेट ऑफ हीट फ्लो विल बी, द रेट ऑफ हीट फ्लो यानी कि एच बराबर क्या हो जाएगा, एच बराबर हमारा वाट, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो एच बराबर हमको क्या होता है, के इंटू डेल्टा टी, के इंटू डेल्टा टी अपॉन एल, स्पेसिफिक हीट। कहने का मतलब है कि डेल्टा टी का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, T1 माइनस T2 अपॉन एल। ऐसे भी इसको आप लिख सकते हैं। ये हमारा कितना दिया हुआ है, एच हमारा कितना था 4, तो के ए चेंज इन टेम्परेचर 110 पहले था, उसके बाद से सेकेंड एंड पे 100 है, ऑन एल को अभी रहने दो। तो 4 बराबर के ए अपॉन एल इंटू 110 में 100, तो यानी 10। तो के ए बाई एल का हमारा वैल्यू 4/10 आ गया, है ना। 4/10 आ गया हमारा। ये लो अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कहता है कि if the ends are maintained at temperature 200 degree Celsius and 210 degree Celsius, if the ends are maintained, है ना, ends are maintained at temperature 200 डिग्री सेल्सियस एंड ये जैसा लिखा हुआ है। चलो ये है 210 डिग्री सेल्सियस, एक पॉइंट पे इसका भी लेंथ हमको एल ही है, और सेकंड पॉइंट पे कितना है इसका टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस। चलो सेकंड पे ये है, तो इसका एच डैश ही हमको निकालना है, तो निकाल लो। के ए अपॉन एल, और के अपॉन एल का वैल्यू हम इसमें यहाँ पे से पुट कर देंगे, अपॉन T1 माइनस T2। तो ए डैश बराबर हमारा इसका वैल्यू हम लिख देते हैं, के बाई एल का 4/10 इंटू T1 माइनस T2। तो T1 कितना था 210 माइनस हो गया फिर T2 कितना 200, तो ए डैश बराबर 4/10 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल कर दो,
तो एच डैश हमारा आ गया 4 जूल पर सेकेंड। यही हमारा ऑप्शन में आंसर 4 जूल पर सेकेंड है ना, यही हमारा आंसर हुआ। यही ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, स्टीम है यानी भाप 100 डिग्री सेल्सियस इज पास्ड इनटू 20 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। स्टीम 100 डिग्री टेम्परेचर वाले एक स्टीम को, एक क्या स्टीम है तो स्टीम है, उसको पास किया जाता है 20 ग्राम वाटर से, और उस वाटर का टेम्परेचर कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब है इसमें भी एक है, एक पार्ट में हीट दे रहा है और एक है जो हीट गेन कर रहा है। एक हीट रिलीज कर रहा है, स्टीम हीट रिलीज कर रहा है, और ये वाला हीट ले रहा है। तो इसमें फिर से थ्योरी ऑफ कैलोरीमेट्री यहाँ काम करेगा। व्हेन वाटर एक्वायर्स टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस, जब वाटर 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जब एक्वायर कर लेता है, गेन कर लेता है, तो द मास ऑफ वाटर प्रेजेंट विल बी, तब बताता है कि बताइए पानी का मास क्या हो जाएगा। देखिए सीधी सी बात है कि जब टेम्परेचर इधर वाला का टेम्परेचर तो कमेगा, है ना, इधर का टेम्परेचर स्टीम का टेम्परेचर कमेगा, स्टीम वाले का टेम्परेचर कमेगा और ये वाटर वाला का टेम्परेचर बढ़ेगा। और जब वाटर वाला का टेम्परेचर बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये स्टीम कंडेंस हो जाएगा। जब टेम्परेचर कमेगा तो ये वाटर में बदल जाएगा, तो वाटर में बदल जाएगा तो फिर मास भी बढ़ जाएगा। तो यही इसमें बेसिकली मेन रूप से खेल है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करता हूँ। इसका मेन रूप हम लोगों ने समझ लिया। अब आते हैं मेन क्वेश्चंस सोल्विंग पे। कह रहा है कि ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर, ये वाटर है, इधर से स्टीम को गुजारा, स्टीम गुजरा पानी से, पानी में से स्टीम गुजरा। स्टीम का कितना है टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसका कितना है टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट बार में, और मास इसका कितना है, यानी कि ऐसे लिख लो कि टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मास कितना था, मास ऑफ वाटर अगर हम लिख ले ऐसे तो 20 ग्राम था। यहाँ पे दो फिनोमिना हो रहा है, हम बता ही दिए कि एक फिनोमिना है कि स्टीम वाटर को हीट भी सप्लाई करेगा। बेसिकली यहाँ यही काम ही हुआ है ना। कंक्लूजली यहाँ काम क्या हो रहा है कि टेम्परेचर ऑफ स्टीम लो होगा, कम जाएगा वाटर के संपर्क में जाते से, और टेम्परेचर ऑफ वाटर यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो मास ऑफ वाटर भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा, है ना। अब मैथमेटिकल्स रूप में ये तो हमको थ्योरी अगर क्वेश्चंस आता तो थ्योरी के रूप में ये जवाब हम देते हैं, लेकिन मैथमेटिकल्स टूल्स में उस चीज़ों को हम देखते हैं तो हम फिर से लगाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स ऑफ कैलोरीमेट्री, प्रिंसिपल्स ऑफ क्या लगाते हैं, कैलोरीमेट्री, है ना। प्रिंसिपल्स ऑफ कैलोरीमेट्री के लगाते हैं। इसमें होता क्या है कि
हीट लॉस्ट बाई ये इसके द्वारा स्टीम के द्वारा, है ना, बाई एम मास का स्टीम, यानी कि लिख देता हूँ एम ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू हो जाएगा सेकेंड में हीट गेंड बाई, क्या हो जाएगा, हीट गेन बाई 20 ग्राम मास। कितना मास, 20 ग्राम ऑफ वाटर। यही मेन रूप से यहाँ काम करेगा और इतना ही यूज करके हम इस क्वेश्चन का काम तमाम भी कर देंगे। तो चलिए पेज ले लेता हूँ ये। तो हमारा लॉस कितना हो रहा था, फर्स्ट में लॉस हमारा हो रहा था mls प्लस NSW वाटर में इंटू डेल्टा टी डब्लू का, है ना। एम हमें पता नहीं, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमको दिया है, लेटेंट हीट ऑफ स्टीम हमको दिया हुआ है 540। इस वैल्यू को हम यहाँ पे रख दूंगा 540 प्लस मास इसका भी नहीं, लेटेंट हीट ऑफ वाटर 1 होता है और दिया हुआ भी है इंटू डेल्टा टी, ये डेल्टा टी। तो हमारा पहले था 100, अब हो गया पानी का कितना 80 डिग्री, 80 डिग्री। ओके, यही बराबर हम फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे हैं, Q बराबर AMH डेल्टा टी, यही बराबर फार्मूला लगा रहे हैं पहला के लिए, फिर उसी प्रकार गेन के लिए Q2 के लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे इसको Q1 Q2 लिख दो, Q1 बराबर ये हम लिख रहा हूँ, तो Q1 बराबर क्या हो गया 540 M प्लस ये 20 M, ये 20 हो गया ना, तो 20 M, तो Q1 बराबर हो गया 560 M। अब सेकेंड में हमारा सेकेंड Q2 बराबर हीट गेंड कितना किया, हीट गेंड बाई 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो Q2 बराबर हमारा क्या हो गया, मास ऑफ वाटर इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू डेल्टा टी, है ना। फिर उसका तो मास 20 था ना, मास ऑफ वाटर 20 ग्राम, हाँ 20 ग्राम मास ऑफ वाटर, उसी को हम अब लिख देंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 इंटू 80 माइनस 10, है ना, 80 माइनस 10। तो Q2 बराबर हमारा कितना आ गया 1400। ये इक्वेशन हम 2 मान लीजिए, इसको हमने 560 mm वाले को फर्स्ट मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 Q1 इज इक्वल टू Q2 कर देते हैं, यानी कि 5600 मीटर, 5600 नहीं 560 मीटर बराबर 1400, इसीलिए M बराबर 1400/560, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल, यानी कि 140/56। तो इसको
14 गुने 10/56 तो 4 चौके 56 यानी 10/4 यानी 10/4 को हम क्या लिख सकते हैं 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम हमारा ये आ गया। अब टोटल मास हम निकाल लेते हैं। पहले वाटर कितना था 20 ग्राम और ये आ गया स्टीम के साथ जो वजन आया है, स्टीम के साथ जो मास आया है उसका हमारा 2.5 निकल गया। तब हम निकाल लेते हैं टोटल मास ऑफ वाटर। टोटल मास ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 20 ग्राम प्लस 2.5 ग्राम यानी कि 22.5 ग्राम। ये हमारा आंसर हो गया 22.5 ग्राम। ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन, द फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कंडक्शन। नहीं, कंडक्शन तो हमारा सबसे क्या होगा, ये हमारा सबसे स्लोवेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होगा हमारा। हीट ट्रांसफर, स्लोवेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ये हमारा आंसर सही होगा। रेडिएशन हमारा, क्योंकि ये हमारा होगा फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर because it travels at the speed of light without any physical medium, है ना, ये भी लिख लो, without any physical medium in the form of क्या, as electromagnetic waves। पूरा कहानी है इसका लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसीलिए हमारा रेडिएशन आंसर हो जाएगा। कन्वेक्शन तो हमारा आंसर इसलिए नहीं होगा, कन्वेक्शन ये तो होता है हीट ट्रांसफर का मेथड है कब, व्हेन fluid moves between a hot and cold body। जब तो एक हॉट है और दूसरा कोल्ड बॉडी है तो उसमें हमारा कन्वेक्शन होता है, लिक्विड के केस में होता है, तो इसमें तो और धीरे होता है। इसमें कन्वेक्शन हमारा 2 टाइप्स के होता है, थोड़ा सा और लिख लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन। 2 टाइप्स है ना। पहला होता है कि नेचुरल कन्वेक्शन में होता है, जैसे कि मान लिया जाए कि बायोंसी फोर्स है ना, बायोंसी फोर्सेस, उसके कारण हमारा हीट ट्रांसफर होता है ड्यू टू बायोंसी फोर्सेस। दूसरा होता है हमारा फोर्स्ड, माने बल लगा करके कन्वेक्शन किया जाता है। जैसे हम अपना कोई प्रयोग करते हैं, जैसे लाइक फैन हम लगा करके हीट को ट्रांसफ़र करने की कोशिश करते हैं, कोई पंप हम लगा करके लगाने की कोशिश करते हैं, उसमें हम किसी उपयोग से, यानी कि उसको हम किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम हीट को ट्रांसफ़र इंक्रीज करते हैं, हीट ट्रांसफ़र को, है ना, हीट ट्रांसफ़र को एक्चुअली हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा नहीं होगा,
ये हमारा नहीं, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये हीट रेडिएशन। ओके, ये हमारा सबसे फास्टेस्ट हीट ट्रांसफ़र करता है, तो ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इज माय आंसर। सो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का। सो फॉर वाचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। अगर किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। सो आज हमने अपना गोल पूरा किया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आप भी अपना एक एक क्वेश्चंस को बारीकी पूर्वक लगाते रहें। अब नेक्स्ट टाइम हम अपने इस सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आऊँगा, है ना। आज का हमारा गोल द एंड ऑफ द डे ऑफ माय गोल। सो thank you so much. Okay, bye bye and take care.